तो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। बात को बढ़ाते हैं आगे। एक्चुअली ना मैंने अपने घर पे व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल करवा लिया है, ठीक है। आने वाले टाइम में बोर्ड पे क्लास कराया करेंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं हम भी क्लासरूम की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम ये समझ चुके हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है। अल्टीमेटली हमारे पास बनकर आते हैं क्या, दो एंड प्रोडक्ट, क्योंकि फर्स्ट मेल गैमेट जब फर्टिलाइज करता है, क्या करता है, जब बोलो फर्टिलाइज करता है। फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है किसको, एग को। तो क्या बनता है हमारे पास, जाइगोट। जाइगोट, ठीक है ना। क्योंकि मेल गैमेट भी एन था, एग भी एन था, तो जाइगोट क्या होगा, 2n। ठीक है। और आगे चल के अब ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। किसमें कन्वर्ट होगा हमारे पास, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट होगा, एक्चुअली एम्ब्रियो के भी ना क्या होती है, स्टेजेस होती हैं। ये पहले बनेगा क्या, अभी आप सुन लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले बनेगा ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बनेगा, बोलो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनेगा हमारे पास ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है ना। और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद हमारे पास बनेगा ये एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है मेरी बात, आया ना, यस सर। ठीक है। तो ये काम तो एक होने वाला है यहाँ पर। दूसरा हमने साथ में आज एक चीज हम और भी पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या, ये सेकंड मेल गैमेट के बारे में क्या होता है। कि सेकंड मेल गैमेट ने फिर उसके साथ किया था, वेरी गुड, और फॉर्मेशन किसकी हुई थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भी दो तरह का होगा, एक होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, और एक होगा हमारे पास क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या होगा बेटा, बोलो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, सही है। अरे हाँ यार, यस सर। ठीक है जी, चलें। देखते हैं सर ये PEN क्या है, क्या है सर PEN पोलर न्यूक्लियाई के बाद क्या कह रही हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये n है बेटा, ये 2n है, और जो पेन बनेगा वो क्या होगा, वो 3n होगा। आप क्या कह रहे हो, सर वो PEN की फुल फॉर्म पूछ रहे थे। अच्छा PEN की, PEN होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके। ठीक है। सर हाँ बोलो, सर जाइगोट पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में होगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो में होगा, कि हाँ, दो अलग अलग बनेंगे ये दोनों अलग अलग बनेंगे, मैं बना के दिखा रहा हूँ बस आपको ये, ठीक है। ओके सर। चलो भाई बढ़ जाए ना आगे, ठीक है ना, पढ़ना है क्योंकि आगे यस सर। वो फर्दर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भी पढ़ते हैं पहले हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग सुन लो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज, क्या कहलाता है बताओ भाई, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। बिल्कुल, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट के साथ डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद किसी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जाइगोट की डिवीजन भाई क्या होती है, दो तरह की सेल डिवीजन हुआ करती है। एक हुआ करती है भाई, बोलो कौन सी, ग्लोब्यूलर। पिटाई पड़ेगी, माइटोसिस, माइटोसिस। और दूसरी, माइटोसिस और मियोसिस। अरे मेयोसिस क्यों होगी, सेल अरे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो गया। कौन सी, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जाइगोट मतलब जब डिवीजन होगी इसमें माइटोसिस में, तो बेसिकली क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे सेल डिवाइड होंगे, सेल्स सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इंक्रीज करेंगे। और जब सेल डिफरेंशिएशन होगी तो क्या होगा, सर वो किसी भी मतलब डेफिनेट टिश्यू या फिर शेप में कन्वर्ट होते जाएंगे। बिल्कुल वो एक स्पेशलाइज फंक्शन करने के लिए क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे।
और उसके बाद नंबर ही बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन भी आएंगे और फिर ये दोनों साथ में होंगे, ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना। एंड दे विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियो। ये क्या क्या लाएगा हमारे पास, एक लाएगा बेटा, बोलो। हाँ, एम्ब्रियो। ठीक है, embryo. पक्का? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डिवीजन कैसे स्टार्ट होगी, आओ जरा हम इसको समझते हैं। ठीक है, कहता है कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि फिल्म कुछ ऐसी चल रही है हमारे पास, कि ये हमारे पास है क्या, सपोज दिस इज दी एम्ब्रियो सैक। क्या है हमारे पास ये? हाँ, Embryo, sir. एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब जो कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है? फर्टिलाइजेशन हो हो चुकी चुकी है। तो जी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास यहाँ पर जो जाइगोट है, जो क्या है भाई, बोलो। हाँ, Zygote. जाइगोट। Zygote मैं है। आपको ना थोड़ा सा उसको उल्टा बना के दिखाता हूँ, जिससे कि ना आपको चीजें चीजें थोड़ी थोड़ी समझने में आसानी रहे। ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड्स थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, ये एक्चुअली उल्टा ही लगा होता है, याद है? एनाट्रोमस और Yes, sir. Yes, Yes, ठीक है, sir. तो ये जैसे होगा दोनों सिनर्जिड्स, तो सिनर्जिड्स का काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये पेन चेंज नहीं हो रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ चेंज करने की, इट्स नॉट चेंजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है क्या, दिस इज द जाइगोट। क्या आ गया हमारे पास ये, बताओ? Zygote. जाइगोट। और ये दो चीजें जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो दीज आर व्हाट, दीज आर डीजेनरेटिंग, ये डीजेनरेट कर रहे हैं, दीज आर डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स पूरे से क्या कर रहे हैं, यार हमारा काम खत्म हो गया यार, Degenerate. अब हमें फिर फारिग करो यहाँ से, ठीक है ना, वी विल डीजेनरेट। ठीक है, ये तो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर बीच में एक चीज और पड़ी हुई है, मोटी सी गोल सी, क्या है ये? हाँ, Primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus. ये हमारे पास क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, 10। और यहाँ पर एक तरह के सेल्स और भी हैं, जो भी क्या कर रहे हैं, जो भी डिजेनरेट कर जा रहे हैं। कौन से? हाँ, Degenerating Antipodal. बिल्कुल, ये हमारे पास क्या, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। सही है? अरे हाँ या ना, चलें आगे? Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने इस वाली बात को हमने समझना था। ठीक है, अच्छा एक बात और जो अक्सर किताबों में नहीं लिखी होती है और बच्चे उसको मिस कर जाते हैं, वो बात है ये वाली। देखो, एक्चुअली क्या है कि ये जो बीच में पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये खाली जगह नहीं होती। आपको मैंने पहले बताई थी वाली बात, हाँ या ना? सो दिस इज नॉट अ ब्लैंक स्पेस, ये कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होती। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है क्या बेसिकली, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है किसका? Cytoplasm. एक बड़े सेल का। किसका भाई, बोलो? एक, हाँ, बड़े सेल का. बड़े सेल का। और उस बड़े सेल का नाम क्या होता है? अरे ऐसे मत करो यार। Primary endosperm cell. एग्जैक्टली, ये पहले सेंट्रल सेल हुआ करता था, बट क्योंकि अब इसके जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज कर गए हैं, जुड़ गए हैं, तो ये इसको कहूंगा क्या मैं, प्राइमरी, हाँ, Endosperm cell. एंडोस्पर्म सेल। ठीक है जी। और टेक्निकली बोला जाए तो इसकी पोलैरिटी 3n होती है। ठीक है, और जाइगोट की पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। भाई क्लियर हो रही है मेरी बात? आसान है, मुश्किल है? आसान। ठीक है, अब क्योंकि मैं पेन और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसकी बात अब हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम बात आगे बढ़ाने वाले हैं किसकी, यहाँ पर हम बात आगे बढ़ाने वाले हैं जाइगोट की। किसकी बात बढ़ाने वाले हैं, बोलो? सर जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो भी डीजेनरेट कर जाएंगे. क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो? फिलीफॉर्म एपरेटस थे वो भी डीजेनरेट कर जाएंगे. फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स, हाँ, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स डीजेनरेट कर देंगे। फिर ये पूछ रहे थे ना? यस सर. हाँ, ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारे पास क्या, दिस इज दी हमारे पास जाइगोट। और जाइगोट ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर जाइगोट सबसे पहले अपनी डिवीजन करेगा, पहली डिवीजन होगी, और पहली डिवीजन के बाद क्या होंगे जी, दो सेल्स बनेंगे। सेल्स बनेंगे दो, एक ऊपर का सेल बड़ा सेल रह जाएगा, बड़ा सेल, और एक नीचे वाला कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा सेल। भाई समझ आ गई आपको मेरी बात? Yes, sir. हाँ यार, यस सर. ठीक है। तो जो बड़े वाला सेल है, क्या है जो हमारे पास, बोलो? बड़े वाला सेल है,
सो दिस विल बी कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल। क्या कहलाएगा ये, बोलो यार, सस्पेंसर सेल। ठीक है, और ये जो नीचे रह गया छोटे वाला सेल, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल सेल। भाई क्लियर हुई बात? Yes. Yes, ठीक sir. है, तो एग्जाम में ना नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट इन दी सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है ये किसकी तरफ बनता है। तो ध्यान रखना कि इट इज फॉर्म टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स एंटीबॉडीज। किसकी तरफ बनता है ये, टुवर्ड्स Antibodies. एंटीबॉडीज। आप इस वाली बात का ध्यान रखना। बाकी आप एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी आए कि किस एंड की तरफ होता है, चलाजल एंड की तरफ होता है या माइक्रोफाइलर एंड की तरफ होता है, तो जैसे सवाल आएंगे तो आप उनका जवाब दे दोगे। बस आप ये ध्यान रखना कि जो एम्ब्रियोनल सेल होता है वो किस तरफ बनता है, वो बनता है किसकी तरफ, हाँ एंटीपोडल्स। Antibodies. एंटीबॉडी। ठीक है, पक्का, ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि जो एंटीबॉडीज थे, क्या क्या हुआ करते थे, जो एंटीबॉडीज थे किस तरफ होते थे। चलो मैं आपको अब एक दो बातें और समझाता हूँ। ठीक है, देखो यार, ये जो सस्पेंसर सेल वाली जो साइड है, ये ऊपर वाली साइड है ना, ये वाली साइड, तो आपको पता होगा कि जो पोलन ट्यूब है, क्या है भाई, बोलो, हाँ पोलन Pollen ट्यूब, tube. वो किस डायरेक्शन एंटर कर देती, ऊपर से, मतलब इस साइड से आती थी, सिनर्जेटिक साइड से, इस साइड से आती थी Synergetic cells. Synergetic. भाई, सिनर्जेटिक साइड से आती थी, हाँ या ना। तो मतलब ओपनिंग भी किधर होगी, ओपनिंग भी इधर रही होगी भाई। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंड कौन सा हो गया हमारे पास, बोलो, Micropylar. माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला एंड कौन सा हो गया हमारे पास, चलाजल एंड। चलाजल एंड। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा रटवा दे रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ठीक है, और जो सस्पेंसर सेल है, तो ऑब्वियसली होता है सस्पेंसर सेल किस तरफ बन रहा है, हाँ बोलो, अरे बोलो, Synergids की side. सिनर्जेटिक साइड्स पे, क्या Micropylar end पे. माइक्रोपाइलर एंड की साइड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? अच्छा, एक सवाल और भी पूछा जाता है कि जो डिवीजन हुई है इसके, इसमें जाइगोट जब डिवाइड करके दो सेल्स बनाया है इसने, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल, तो ये डिवीजन कैसी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी भी चीज को इस ऐसे काट दो, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, ट्रांसफर सेक्शन। क्या कहता हूँ मैं इसको, पता है ना आपने, टीएस। और अगर ऐसे काट दूं, खड़ा काट दूं, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, और longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पर जो डिवीजन हुई है, कैसी डिवीजन हुई है, वो ट्रांसवर्स डिवीजन हुई है। अरे हाँ या ना, Yes sir. ठीक है, चलो क्लियर है मेरी बात, Yes sir. ओके। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, कहते हैं कि अभी हम एम्ब्रियोनल सेल यहाँ पे अभी डिवाइड करने की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सस्पेंसर सेल है, क्या है जी, बोलो, हाँ Suspensive cell. डिवाइड करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, अब आपको इतनी कहानी तो समझ आ गई है। ठीक है, सो दिस सस्पेंसर सेल, जो हमारे पास इतना बड़ा क्या हो गया है, ये जो सस्पेंसर सेल हमारे पास इतना बड़ा था ये, और ये नीचे वाला थोड़ा सा छोटा बेसल सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल विल डिवाइड, सस्पेंसर सेल क्या करेगा भाई, बोलो, Divide. डिवाइड करेगा। Divide. कभी कभी 6 से 10 सेल्स टोटल डिवाइड करके बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। ठीक है, तो जी जब ये डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा 6 से 8 सेल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने एट एन एवरेज 8 ले लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कहता है जो पहला सस्पेंसर सेल है, पहला जो क्या है, बोलो, Suspensive cell. पहला सस्पेंसर सेल है, ये फर्स्ट सस्पेंसर सेल है जो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, थोड़ा सा स्वेल कर जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है ना, इट विल बिकम स्वॉलन। ठीक है, एंड दिस विल बी नोन एज, क्या कहलाएगा हमारे पास, दिस विल बी नोन एज वेसिकुलर सेल। क्या कहलाएगा हमारे पास ये, वेसिकुलर सेल। Vesicular cell. एग्जाम में कई बार इसका एक नाम और भी आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टोरियल सेल। क्या कहलाता है ये, ऑस्टोरियल ऑस्टोरियल cell. सेल। ठीक है ना बेटा, अब ये काम करो, अभी ना आप नोट मत करो, मैं आपको ना नोट करने के लिए टाइम दूंगा। ठीक है ना, आप समझ लो। ठीक है, आखिरी थोड़ी सी ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसके बाद तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, वेसिकुलर या ऑस्टोरियल सेल। ठीक है, पक्का, कोई Yes दिक्कत तो sir. नहीं है। ठीक है, अब
ये तो हुई पहले सेल की बात। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक आखिरी सेल पड़ा हुआ है, दिस इज द लास्ट सेल, दिस इज द लास्ट सेल। और ये जो लास्ट सेल है, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या, हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेटा बोलो, Hypophysis. हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। ये वही है जहां से, फ्रॉम वेयर डज द रेडिकल राइजेस, ठीक है ना। सो इट गिव राइज टू, हाँ क्या देता है ये, क्या बना के देता है, रेडिकल। रेडिकल। भाई क्लियर हो रही है मेरी बात, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने जितना पढ़ना था सस्पेंसर सेल के बारे में वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं समझ आया कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द फर्स्ट सस्पेंसर सेल एंड दिस इज द लास्ट Last suspensor cell. सस्पेंसर सेल, ठीक है ना। पूरा का पूरा अच्छे लेवल की है। आपको एनसीईआरटी में आप देखोगे ना, ये सब चीज आपको बनी हुई नजर तो आएंगी, पर कहीं पर लिखा नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। समझ पा रहे हो मेरी Yes, बात, sir. ठीक है ना। आपने देख तो लिया होगा कि पहला सेल मोटा है, उसके नीचे ऐसे एक नेक सी बनी हुई है, फिर नीचे वो मोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, पर कोई बताता ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। Yes, चलो sir. अब आते हैं आगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम, देखो ये काम तो एक हो गया, ठीक है ना। इसके साथ साथ ना एक कार्यक्रम और भी चल रहा है, यहाँ पर एक काम और भी हो रहा है। एक मिनट भाई, मेरा पेन थोड़ा हैंग कर रहा है, बेटा मिनट। अच्छा आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या था हमारे पास, एक ये वाला सेल भी था नीचे वाला, ठीक है ना। ये कौन सा सेल था हमारे पास, हाँ अरे बोलो। Embryonal cell. बेसिकली एम्ब्रियो इसे नहीं बनाना था, ठीक है ना, एम्ब्रियो सेल बोल रहे थे ना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अभी एम्ब्रियो सेल भी क्या होगा, हरकत में आएगा। एंड दिस एम्ब्रियोनल सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो वर्टिकल डिवीजन देगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एम्ब्रियोनल सेल जब एक वर्टिकल डिवीजन देगा तो बताओ कितने सेल बनेंगे, अरे बोलो, दो। और ये दो एम्ब्रियोनल सेल जब ट्रांसवर्स डिवीजन देंगे तो कितने सेल बन जाएंगे हमारे पास, अरे भाई बोलो, 4. चार, ठीक है ना। ये एक काम करो, पहले मैं आपको उसको ऐसे समझ लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ये तो हुई फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। फिर एक बार वो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड डिवीजन। तो ये आ गए हमारे पास क्या, चार सेल बन गए, ठीक है ना। तो ये चार सेल वाली कंडीशन इसको कहता हूँ क्या मैं, क्वाड्रेंट स्टेज। क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ क्वाड्रेंट, क्योंकि चार सेल है, ठीक है। कोई कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये, अभी तो उन्होंने क्या कहा, अभी तो उन्होंने डिवीजन करी है कैसे, ऐसे कि एक से दो बने, ठीक है, फिर दो से डिवाइड करके चार बन गए। तो अभी तो डिवीजन कुछ कैसी हो रही है, ऐसी डिवीजन हो रही है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब डिवीजन कैसी होगी, Yes, अब sir. डिवीजन होगी कैसी, Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल। अभी डिवाइड करेंगे कुछ, सर ये एम्ब्रियोनल सेल की डिवीजन हो रही है ना? जैसी एम्ब्रियोन सेल की डिवीजन है, जहाँ पे जो हम पिंक से जितना मैं बात कर रहा हूँ, सारे कैसे हैं, सारे के सारे हमारे कैसे हैं, एम्ब्रियोनल सेल है। अरे ठीक है, यस। हाँ या ना, ठीक है, Yes, sir. ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, No, sir. ठीक है। चलो अब क्या होने वाला है, अब ये एक बार डिवाइड करेंगे कैसे, अभी तो उन्होंने वर्टिकल डिवीजन डिवाइड कर ली, ठीक है ना। अभी करेंगे कैसे हमारे पास ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है। तो देखते रहो, नाउ दे विल फर्दर डिवाइड। और जैसे डिवाइड करते हैं एक बार इसको दोबारा से बनाता हूँ जिससे कि ना थोड़ी सी बात क्लियर है। एक, मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको चीजें थोड़ी सी समझ आते रहे। तो ये तो हुई दो डिवीजन, फिर दो डिवीजन और हुई, बीच में से डिवाइड कर गई है। तो ये बन गए हमारे पास क्या, बोलो कितने सेल हो गए, 8 सेल। क्या कितने हुए हमारे पास ये, 8 hearts, sir. 8 सेल, ठीक है ना। तो ये जो 8 सेल है, ठीक है ना, इसको कहता हूँ क्या मैं, दिस इज कॉल्ड एज
ऑक्टेंट स्टेज क्या कहलाती है ये? हाँ, Octant Octant stage. stage. Octant Octant stage. स्टेज। पक्का? Yes, ऐसा sir. तो नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर नीचे के जो 4 सेल हैं, क्या है जो नीचे के हमारे पास 4 सेल हैं, Yes, sir. ये वाले, ये 4, एक ये, एक ये और जी एक ये वाला, ये 4 बेसल सेल। क्या ये हमारे पास ये 4 बेसल सेल, ये इनको कहता हूँ क्या मैं, सो दे आर कॉल्ड एज एपी बेसल सेल। क्या कहलाते हैं हमारे पास? एपी बेसल सेल। यही आगे चल के किसको जन्म देंगे? जैसे कि हाइपोफाइसिस ने जन्म किसको दिया था? Radical को. Radical को. दे गिव राइज टू किसको? प्लेम्यूल। Limule. इसको भाई बोलो, हाँ या ना? Limule को. प्लेम्यूल को। और साथ ही साथ हमारे पास कॉटिलिडन्स को, किसको भाई बोलो? Cotyledons. कॉटिलिडन्स को, ठीक है। यहाँ पर एक काम ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा रहा हूँ, जो एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है बॉटनी के टर्म्स में, पर मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, हाँ या ना? Yes, sir. समझ तो आ रहा है ना? ऐसा तो लग रहा नहीं अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, No, sir. ठीक है। No, sir. चलो ठीक है, तो ये हो गई क्या एक बात, ठीक है। अच्छा कितना सेल रह गए हमारे पास? 4 रह गए. ऊपर के 4 रह गए, Yes, ठीक sir. है। तो ऊपर के 4 सेल क्या करेंगे? दे विल डिवाइड फर्दर। ये क्या करेंगे? ये वाले जो ऊपर के 4 हैं, ये भी क्या करेंगे? और ये भी डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइड करके ये आगे चल के जन्म देंगे किसको? दे विल गिव राइज टू, हाँ, इसको एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको कहता हूँ क्या मैं? हाइपोकोटाइल। क्या बनाएंगे ये? बोलो, हाइपोकोटाइल। Hypocotyl. आपके लिए ना ये वर्ड थोड़े नए होंगे, बट अभी मैं आपको सीड पढ़ाऊंगा ना जब, तो आपको सारे वर्ड समझ आ जाएंगे वाले कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। सो ये क्या बनाएगा हमारे पास? ये बनाएगा हाइपोकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल क्या करेगा? हाइपोफाइसिस के साथ मिलके मदद करेगा क्या बनाने में? Radical. रेडिकल बनाने में। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये एक सेल की बस की बात नहीं है, क्या बनाना? पूरा रेडिकल Radical. बनाना। तो इस बात है हाइपोकोटाइल के सेल्स भी ये करेंगे, बहुत हद तक मदद करेंगे क्या बनाने में? Radical. Radical. ठीक है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है हमारे पास, पर अब हमने वो नहीं पढ़ना। अगर नीट में क्वेश्चन आया तो जो मैंने आप सामने लिखा हुआ है इसमें से सवाल पूछ लिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप बता दोगे, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन क्या हो रही है, अब आगे स्टार्ट हो रही है। अभी फर्दर क्या करेंगे? जो 8 सेल है ये फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, वर्टिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब ये डिवाइड करते जाएंगे, अब आप नोट कर लो इसको फटाफट, मैं आपको आगे नहीं बताता हूँ, नोट कर लो। नोटेड? Yes, sir. No, sir, sir. कोई नहीं, कर लो, नोट कर लो। भाई हो गया? डन सर। डन? चलें? ओके।
अब आप सुनना मेरी बात को, ठीक है। मैंने आपको बोला कि अब ये क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा, तो कैसे डिवीजन होगी देखते हैं। कहता है हमारे पास ऊपर वाला तो कौन सा सेल था, ये ऊपर वाला था हमारे पास क्या, सस्पेंसर सेल। इसके नीचे सस्पेंसर फर्दर डिवाइड कर गए थे, ठीक है ना। तो अब इन सबको अगर मैं सस्पेंसर कहूंगा तो गलत नहीं होगा। तो जो पहला ऊपर वाला सस्पेंसर सेल उसको क्या कहते हैं, क्या मैं पोस्टोरियल सेल क्या नाम है उसको, बोलो Posterior cell. पोस्टोरियल सेल, ठीक है ना। ये आखिरी वाला सेल कौन सा है, इसका नाम बताओ फटाफट, आखिरी वाला क्या बनाएगा आगे चल के, हाइपोफिसिस। ठीक है। और इसके नीचे वाले सेल्स कौन से हमारे पास, एम्ब्रियोनल सेल है, वो डिवाइड कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि डिवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे डिवीजन कर रहे हैं और ऐसे डिवीजन करते चले जाएंगे। ये फर्दर इन्होंने करी है वर्टिकल डिवीजन, तो इस तरह से डिवीजन ये करते चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर एक बनकर हाँ आ जाएगा, ठीक है ना। एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक गोल सा स्ट्रक्चर, समझ रहे हो मेरी बात को, यस सर। हाँ या ना, ठीक है ना। तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनकर आएगा और ये पहला एम्ब्रियो होगा, इसको कहूंगा क्या मैं, दिस विल बी नोन एज हाँ ग्लोब्यूलर ग्लोबुलर, गोल गोल सा, ठीक है ना, एक गोल गोल सा स्ट्रक्चर इसके नीचे। ये बेसिकली ये एम्ब्रियो है, ठीक है ना, दिस विल बी नोन एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है, पक्का। चलो यस अब देखो, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, डाइपॉड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो नीचे वाले सेल्स थे, क्या थे जो हमारे पास नीचे वाले सेल्स थे, बेसल सेल्स जो थे, एपीबेसियल सेल्स, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने डिवाइड करके प्लिम्यूल बनाना है और कॉटिलेडन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं उन्होंने, प्लिम्यूल और बोलो कॉटिलेडन। कॉटिलेडन, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब नीचे वाले सेल क्या करेंगे, दे विल फर्दर डिवाइड, ये क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे एंड दे विल स्प्लिट एंड दे विल स्प्लिट इनटू टू आर्म्स। क्या करेंगे हमारे पास, बोलो हाँ, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर जाएंगे किसमें जी, ऐसे करके कुछ ये टू आर्म्स में, दो आर्म्स यहाँ से इनके निकलने अब हाँ क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ऑब्वियस बात है सारे के सारे सेल्स हैं, क्या है, सारे के सारे ये सेल्स में पूरे भरे हुए ये, ठीक है, दे ऑल आर द सेल्स। और यहाँ पर हमारे पास एक एम्ब्रियो की अगली स्टेज आएगी एंड दिस स्टेज विल बी नोन एज, बोलो क्या कहलाएगी, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। बिल्कुल, तो दिस शेप विल बी नोन एज हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड ऑब्वियसली बात है कि इसके पास क्या होंगे, इसके पास नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक, ठीक है। चलो यस सर। अब आते हैं हम इस पे आगे। ये हमारे पास अगेन पोस्टोरियल सेल, ये बाकी के सस्पेंसर सेल, आखिरी वाला। अब क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है तो ये बहुत छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो है हमारे पास, ये जो सेल्स थे, ये बहुत ज्यादा नंबर में हमारे पास बनकर हाँ मैच्योर एम्ब्रियो आ चुके होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एंड इट विल अपीयर समवट लाइक, जैसे कुछ हमारे पास है, किस तरह से ये हमारे पास हाँ अपीयर करेगा। और इनफैक्ट ऐसे भी नहीं, और भी ज्यादा डिपेंड होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह सर से, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है शेप। हाँ ये सब एक दूसरे में तो कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इससे शेप ये वाली आई है और इससे ये वाली आई है, अब इसके पास नंबर ऑफ सेल्स क्या आ गए हैं भाई, हाँ और ज्यादा होगा। बहुत सारे सेल्स बन गए हैं। अब ये इंक्रीज होगा। प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, क्या बन गया हमारे पास ये, बोलो प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो। बिकम अ प्रॉपर मैच्योर एम्ब्रियो, उसको कहते हैं क्या, मैं बोल देता हूँ मैच्योर एम्ब्रियो। और अब हम देख सकते हैं कि इसके ये जो दो हैं ये क्या है, दीज आर द टू कॉटिलेडन्स। क्या है हमारे पास ये, बोलो टू कॉटिलेडन्स। ये क्या है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज सस्पेंसर। हाँ ये क्या है ऊपर वाला, पोस्टोरियर, सस्पेंसर का ही पार्ट होता है वो, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट जी, हमारे पास ये वाला पार्ट, ये क्या होगा,
बताएगा कोई? लिम्यूल। शाबाश, क्या होगा? ये होगा हमारे पास क्या? प्लीम्यूल। कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे ये बेसल पार्ट पे है ना, नीचे वाली तरफ है ये, आया ना? यस सर। ठीक है। और यहाँ पर इस वाले एंड पे क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर क्या होगा? रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल होगा हमारे पास। चलो मैं अभी आगे चलाऊंगा, समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास से इस तरह से क्या होगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो बनकर आएगा। ठीक है, नोट किया? नोट किया? अरे हाँ यार, सर आप कर रहे हैं। नोट कर लो। ठीक है ना, फिर मैं आपको उसका अच्छा दिखाता हूँ। सर हो गया। ओके, ठीक है। ठीक है, अब देखो यार, देखो ऊपर ये नेक थी ना एम्ब्रियो की, वो ना किसी ज्यादा काम के नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम उसको हटा देंगे। ठीक है ना, अब हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम अब मेन उसकी बात कर लेंगे, जो स्ट्रक्चर था हमारे पास एम्ब्रियो। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, ये हो गया हमारे पास क्या, दिस इज द वन कॉटिलिडन। क्या है हमारे पास, ये बोलो क्या है ये? दिस इज वन कॉटिलिडन सेल। कॉटिलिडन। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज दी सेकंड कॉटिलिडन। सेकंड कॉटिलिडन। और ये वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट, तो याद है मोटा सा बना हुआ था। ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस तरह से बनकर आता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब आप मैच कर पा रहे हो मैंने क्या बनाया था ऊपर? अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? अरे ये दो कॉन्टिलिडन्स है, ये वाले देखे, ये यस सर। जो मैंने ऐसे करके बहुत लंबे से बनाए हैं। ठीक है, यस और सर। जो मोटे वाला पार्ट है वो कौन सा है? वो ये बल्कि पार्ट है। समझ रहे हो? तो रेडिकल किसमें होगा? बल्कि पार्ट में। बल्कि वाले। बल्कि वाले में। क्या मैंने ये वाला पार्ट ड्रॉ करा है? नो सर। नहीं, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया। एक मिनट जी, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, अपने मन से ना, अपने मन से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, देखो ऐसा करना तो नहीं चाहिए, चलो मैं आपको समझा देता हूँ, छोड़ो। ठीक है ना, जुगाड़ नहीं करते, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये तो नजर आ रहा होगा आपको, ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास क्या? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन्स। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, भाई आपको याद होगा ना कि अगर डिवीजन की बात करें तो ये छोटे छोटे जो सेल्स थे, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, वो कहाँ पे प्रेजेंट थे? जो मैं इस कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे थे। याद है आपको? सस्पेंसर सेल्स। यस सर। यस सर। और यहाँ पे हमारे पास वो बड़ा सा हॉस्टियल सेल था कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसके नीचे एम्ब्रियोनल सेल थे। क्या थे जिसके नीचे? एम्ब्रियोनल सेल थे। भाई वही तो बने हैं इससे, ये यस सर। टोटल 8 जो थे। ठीक है, तो अब ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि नीचे ऊपर वाले 4, जो ये वाले ऊपर वाले जो 4 हैं यहाँ पर, इनसे तो पीछे वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट पीछे वाला। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला पूरा। ठीक है, और बाकियों से नीचे वाले जो है पिंक वाले, नीचे वाले जो है पिंक वाले, उनसे रिमेनिंग पार्ट बना होगा। अरे हाँ या ना? यस सर। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब जरा मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो
ठीक है, देखो क्या हुआ है कि ये आगे वाले सेल्स थे, ठीक है ना, इन्होंने तो क्या बना दी थी, इन्होंने बना दी थी कि यहाँ पे रेडिकल, क्या बना दी थी, बोलो, Radical. रेडिकल रेडिकल और रेडिकल किस तरफ को बना होगा, ऑब्वियसली बात है, रेडिकल बना होगा किस तरफ को, हाँ, Hypotenuse. हाइपोकोटाइल, ठीक है ना, क्योंकि कॉटिलिडन्स ऊपर है, क्या है कॉटिलिडन्स, इसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो अपर साइड पे है, ऊपर की तरफ है, हाँ या ना, ठीक है, तो इसको कह रहा हूँ क्या, कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट या हाइपोकोटाइल, तो ये ऊपर, तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा, एपिकोटाइल, ऊपर वाला पार्ट नोन एज एपिकोटाइल, क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल एपिकोटाइल, ठीक है ना, और एपिकोटाइल रीजन में ही, एपिकोटाइल रीजन में ही यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगे जो क्या करते होंगे, जो बनाते होंगे क्या, Renewed. फ्लेम्यूल, भाई क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है, यस सर। और जब ये रेडिकल बन जाता है, जब क्या होता है, जब ये रेडिकल पूरी तरह से बन जाता है, तो अरे यार, तो रेडिकल के पूरी तरह से बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एडिशनल लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है ऐसे, एंड इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज रूट कैप, क्या कहलाती है हमारे पास ये, Root रूट cap. कैप, रूट कैप, ठीक है, ये रूट कैप हमेशा रेडिकल से निकलने वाली जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है, क्योंकि उनको मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ता है, और मिट्टी के अंदर अगर पेनिट्रेट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि खराब हो जाए, ठीक है ना, नए सेल्स डेलिकेट है, तो उनके Yes, खराब ना होने से रोकने के लिए यहाँ पर रूट कैप जैसी सुविधा दे रखी है, ठीक है, तो दिस इज द Yes. ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, दिस इज द टीएस ऑफ अ टिपिकल, बोलो, डाइकॉट, डाइकोट, एम्ब्रियो, ठीक है जी, Yes, sir. पक्का, चलो, ठीक है, अच्छा आपको, आपको इस एम्ब्रियो के साथ कहीं पर एंडोसोम पड़ा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मैं पूछ रहा था, नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलो फटाफट ड्रॉ करो उसको, कर लिया तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े, हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो लावण्या क्लास से बाहर निकल गई है तो वो कह रही है कि आप उसे ऐड कर लीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा, नोटेड, भूमिका आप कितने से बेटा बाहर थे क्लास से, अरे यार मेरे पास तो बहुत सारी मिस कॉल आ रखी है, ये नंबर आपका ही है क्या, अभी कोई मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था, सर मैं कर रही थी. लावण्या, Yes, sir. भूमिका, अरे यार अच्छा, काफी टाइम हो गया क्लास में से, आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरा फोन साइलेंट पे, नॉर्मली होता नहीं है, मैंने आज पता नहीं फोन अपना साइलेंट पे रखा हुआ था, मेरे पास 12 मिस कॉल आ रखी है, आई एम रियली सॉरी, नोट कर लिया ये, वही बढ़ जाएंगे हम आगे, यस Yes, सर, sir. ओके,
ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बात करते हैं इसकी एंडोस्पर्म की, बात करते हैं यहाँ पर सर एंडोस्पर्म जी। एंडोस्पर्म, हाँ जी बताएं क्या है एंडोस्पर्म, क्या होता है, कुछ कुछ तो बताओ मेरे को। तो आप एंडोस्पर्म के बारे में सिंपल बता सकते हैं। देखो सर एंडोस्पर्म कुछ नहीं होता। एंडोस्पर्म एक स्ट्रक्चर होता है जो तब बनता है जब क्या हमारे पास सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करता है किसका, यूज करता है पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। तो फॉर्मेशन किसकी होती है, पेन की फॉर्मेशन होती है, पेन की। अच्छा मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है कि सेकंड मेल गैमेट भी क्या है, एक तरह का न्यूक्लियस है। क्या है, एक तरह का वही न्यूक्लियस ही तो था जो कॉलन ग्रेनुले से निकला था, ठीक है। यस सर। पोलर न्यूक्लियाई भी पता है ना करें कि भाई ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियाई ही है, ठीक है। तो जो PEN बनेगा ये भी क्या होगा, ये भी एक न्यूक्लियस है ना। तो ये N है, ये 2N है, तो ये क्या बनता है हमारे पास 3N। तो PEN क्या हमारे पास PEN नॉर्मली क्या होगा हमारे पास, ये बोलो 3N ही होगा। क्या होगा ये हमारे पास, हाँ 3N ही हो सकता है, 3N ही हो सकता है, या कुछ थोड़ा ज्यादा है, कम भी हो सकता है, कोई आइडिया। देखो वैसे तो एनसीईआरटी ने उसको 3N ही बता रखा है, और बता रखा है कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है। एंडोस्पर्म का काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू प्रोवाइड बोलो यार, नरिशमेंट टू द टू एम्ब्रियो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो था डेवलप कर रहा है, वो एक के बाद एक स्टेजेस बनाया जा रहा है। पहले वो नॉर्मल सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल में टूटा, फिर एम्ब्रियोनल सेल आगे फर्दर टूट गए, ठीक है ना। हमारे पास एपिवेसल सेल बना, हमारे पास ऊपर के सेल्स बने थे, वो क्या कहता था मैं, एपिवेसल सेल्स दूसरे कौन से बने थे बताओ फटाफट, वेसिकुलर सेल्स, ठीक है ना, या सस्पेंसर सेल्स बने थे। उसके बाद वो डिवाइड करके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बना। तो ये कैसे हो जा रहा है, इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो दिस न्यूट्रिशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि नरिशमेंट देना है, तो नरिशमेंट जिस भी चीज का देना है, प्रोटीन का देना है, कार्बोहाइड्रेट का देना है, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, उनको डीएनए चाहिए। हमारी बॉडी में हमारे हर सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब जीन्स होती है। क्या होती है बोलो यार, जीन्स होती है जो किसी न किसी हर एक चीज को बनाया करती है। आप जानते हो ना सारी बात को, ठीक है। हमारी बॉडी में जीन्स होती है, तो अगर तो जीन्स सिर्फ एक सेट में, कितने सेट में है बोलो, एक सेट में एक सेट में, तो मान लो कि कोई चीज बनेगी 1 ग्राम। अगर 2 सेट में है तो कितना बनेगा, 2 ग्राम। और अगर 3 सेट में है तो कितनी बनेगी, 3। 3 ग्राम। तो ये चीज ज्यादा से ज्यादा बननी चाहिए, कम से कम बननी चाहिए। नरिशमेंट जो देना है वो अच्छे से अच्छा नरिशमेंट चाहिए, खराब से खराब नरिशमेंट चाहिए, सर अच्छे से अच्छा चाहिए। इसी वजह से ये जो रखा गया है, इसकी क्वांटिटी क्या रखी गई है, वो हाँ 3N रखी गई है। पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड कर जाता है PEN और अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, ठीक है ना। मतलब कि एंडोमाइटोसिस करके कई बार 9N बना लेता है, ठीक है। कई बार ये हमारे पास ये 5N बना लेता है, डिपेंड करेगा कि क्या बनाने वाला है, ठीक है ना। और ये PEN है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। एंडोस्पर्म की बात कर, मैं अभी आपको समझाऊंगा ये वाली बात, ठीक है ना। अभी मैं सवाल समझा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे कि 9N वाली जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, 9N। ठीक है ना, जो होती है हमारे पास किसमें, पेपरोमिया में, किसमें होती है बोलो बेटा, पेपरोमिया, ठीक है। याद रहेगी बात। चलो ये सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली नीट वालों के लिए है, CBSE वालों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो पढ़ते रहें, ठीक है ना, थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा 5N किसमें है ये हमारे पास, प्लम्बैगो में, किसमें, पुरानी एनसीईआरटी थी ना आपके पास, जो पुरानी एनसीईआरटी 2005 से पहले, उसमें नाम दे रखे थे ये वाले, प्लम्बैगो, पेपरोमिया, ठीक है। बट अब ये नाम हट गए हैं, ठीक है। तो सर क्या ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन विल नॉट
99% क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन विल आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। एक ऐसा प्लांट भी होता है, एक ऐसा प्लांट भी होता है जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। क्या होता है बोलो, डिप्लॉयड डिप्लॉयड। देखो नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि एंडोस्पर्म क्या होगा, डिप्लॉयड ठीक है ना, बट एक ऐसा प्राणी भी, एक ऐसा प्लांट भी है जिसमें क्या है हमारे पास, वो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड कंडीशन और उसका नाम है क्या, इनोथेरा। क्या नाम है उसका, इनोथेरा ये वो 6 सेकंड में काम शुरू करे, इनो वाला इनो नहीं है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इनोथेरा। क्या नाम है इसका, इनोथेरा इनोथेरा, सही है पक्का। ये एक अच्छा स्टार क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। नॉर्मली पेपर में बोलेगा, क्या कहते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, एंडोस्पर्म इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सेप्शन, ठीक है ना, या विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पूछेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बच्चे कहेंगे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि एक प्लांट ऐसा भी है जिसमें ये डिप्लॉयड होता है, उसका नाम क्या है, इनोथेरा। क्या नाम है उसका, इनोथेरा। इनोथेरा, ठीक है। बढ़ जाए आगे, दिक्कत तो नहीं है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है ना, किस्मत ज्यादा खराब रही और सवाल आ गया, ठीक है ना। तो मैं एक और ही बता देता हूँ आपको, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ ये नोट्स के लिए ऐसे पढ़ते हैं ना कि पहला पहला कौन सा प्राणी है जो मंगल ग्रह पे गया, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल जो आते हैं मतलब जनरल नॉलेज के लिए, तो ये सवाल जनरल नॉलेज के लिए है, एक नोट वाला सवाल, ठीक है। एक प्लांट होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एरम मैक्यूलेटम। क्या नाम होता है उसका, एरम एरम मैक्यूलेटम। एरम मैक्यूलेटम, ठीक है ना। इसमें पता है इसमें इसमें पता है प्लाइडी क्या होती है, इस प्लांट की प्लाइडी क्या होती है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है ना, ये बाकी दिमाग में लगाना है इसमें, ठीक है। इस प्लांट की जो प्लाइडी होती है वो होती है, गिनती आती है आपको, 2 4 5 7 6 एन। समझ आई कोई बात, अरे समझ आई ज्यादा सर, क्या, ज्यादा नहीं है। हाँ बेटा बहुत ज्यादा है, क्या करें बताओ आप, बेटा बहुत ज्यादा है। एंड दिस इज ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, किस वजह से है ये, एंडोमाइटोसिस बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये जो कारण कारण आया है, ये कारण क्यों आया है, ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। बट वोट वरी एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ठीक है। देखो इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग ना चीजों को याद कर सकते हो। आपको पता है जब मैं क्रैश कोर्स करवाता हूँ ना क्लास 12 के बाद, ठीक है ना, जैसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिनको लगता है कि हमें अपना कोर्स रिवाइज करना है, ठीक है, तो जब मेरे को, हमने 11th में कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हैं, हमें 11th करनी है, तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, वो क्रैश कोर्स में 6 महीने करवाता हूँ, ठीक है ना, 1 महीना मतलब 5 हफ्ते, 5 वीक्स का, ठीक है। पहले करवाता था, तो खैर मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो उसमें ना हम मतलब मैं पूरी बायोलॉजी 11th और 12th खत्म कर देता हूँ 7 हफ्तों में, मतलब कि 1 महीने में, जिसमें कभी कभी बीच में छुट्टी भी होती है। तो इफेक्टिवली मेरी क्लास ना 30 क्लासेस होती हैं 1 महीने की, ठीक है ना। 30 क्लासेस में मैं पूरी 11th और 12th खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मेजरली मैं 11th पढ़ाता हूँ क्योंकि 11th के 22 चैप्टर्स हैं और 12th के तो सिर्फ 16 ही चैप्टर्स हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूँ, यस सर। तो मतलब देखो सब चीजें हमारी मतलब कौन सी बातें टिप्स पे रहती है, फटाफट 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 बताने चले गए, ठीक है। पर देखो अगर मैं उस टाइम पर आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा कि आप प्लम्बैगो याद करो, पेपरमिनिया याद करो, इनोथेरा याद करो, एरम एस्पिनेटम याद करो, तो आपको क्या याद रह पाएंगे वो, मतलब यहाँ पे एक एक मतलब एक क्लास में एक चैप्टर खत्म हो रहा होगा, सोचो 2 घंटे क्लास, उसमें से पूरा चैप्टर खत्म, तो आपके पास फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अभी आपके पास मौका है, अभी मैं आपको ये सब चीज धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, टाइमली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रेक दे दे के पढ़ा रहा हूँ। आज पहले मैं बोलता हूँ कि पहले मेरे को पढ़ा लेने दो, फिर आप नोट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है यस सर। बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। पर अगर सोचो अगर मैं अपनी स्पीड में पढ़ाऊंगा, जैसे मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ, जैसे मैं कौन सी बात है, मतलब दिल्ली में शायद पूरी कोचिंग होगी जहाँ पर मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो
वहां पर क्या होता है, वहां पे वही मॉड्यूल होता है, ठीक है ना, मॉड्यूल देख के आपको बता दिया और कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होती है, बोलते हैं मॉड्यूल से पढ़ लो। आप में से कोई गया अभी तक कोचिंग? मेरे ख्याल से आपको अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा कोचिंग जाने का, ठीक है। सर मैं 9th में गई थी। 9th में गए थे, कैसा एक्सपीरियंस है बेटा आपका? सर मैंने आकाश ज्वाइन किया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, आप साउथ एक्स गए होगे, है ना? हाँ यस सर। हाँ बताओ बताओ आगे। हाँ, सर बट वही था कि 9th क्लास में वो तो बिल्कुल ही अपर लेवल था उसका, जो 9th NCERT है उससे तो बिल्कुल बहुत ही कम मैच होता था। मैं आपको बताऊं, 11th में भी ऐसे होता है। 11th के बच्चे भी ना जब 12th में आते हैं, मेरे पास आगे ज्वाइन कर लेना, बोलते हैं कि सर वो तो 11th में वो पढ़ा रहे हैं, मतलब जो हमें समझ नहीं आ, सर के ऊपर से निकल जाती है चीजें। यस सर, 9th में जो अब मैंने 11th 12th में पढ़ा वो मैं 9th में तब पढ़ रही थी, तो सर बहुत ही डाउन चला गया था मेरा परसेंटेज। मतलब 10th में मेरी ज्यादा आई है 9th से, क्योंकि मैंने 10th में छोड़ दिया था आकाश इसी डर की वजह से। यही होता है बेसिकली। बच्चे 11th में क्या करते हैं, जब उनके 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं, 10th में तो नंबर बढ़ते हैं ना, CGPA में नंबर ऐसे फ्री में बांटे जाते हैं। Yes, sir. 9 CGPA आ गया, अब हम बनेंगे डॉक्टर, ठीक है ना, यही होता है ना। पापा Yes, जाते sir. हैं वहाँ पर एडमिशन करवा दिया, अरे सर कितनी फीस है? 1.5 लाख रुपए 2 साल की 11th 12th की फीस जमा करी, गॉट एडमिशन इन आकाश, ठीक है। साउथ, अरे यार मेरे को उसको यूट्यूब पे डालना है, केस ना हो जाए मेरे पे, उनका मैं एक्स एम्प्लॉय भी हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है अभी, चलो मान लो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है, वहाँ पे 8-8 घंटे की तो आपकी क्लासेस होती है सैटरडे संडे वाले बैच में, 6 से 8 घंटे की, है ना। और यस सर। आपको ऐसा पढ़ाएंगे वहाँ पे, जूलॉजी अलग पढ़ाएंगे, बॉटनी अलग पढ़ाएंगे, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, ठीक है। आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा, मतलब आपका जो मोटा सेमेस्टर होता है ना, मेरे ख्याल से वो 1 महीने भर जाता है, ठीक है। अरे मतलब मैं वहाँ पे पढ़ाने गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एनुअल किंगडम पढ़ना है। ऑब्वियसली बात है कि मेरा जूलॉजी वाला पोर्शन ज्यादा, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दी बॉटनी। रीजन ये है क्योंकि उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो, है ना। मतलब उसमें Yes, आपको sir. ह्यूमन बता सकता हूँ मैं कि ये ह्यूमन है, इसका दिल ऐसे धड़कता है। अब पेपरोमिया के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, प्लम्बैगो आपने नाम भी सुना इससे पहले, ठीक है। तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं जूलॉजी करवाने के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने एनुअल किंगडम पढ़ाना है, ठीक है। और एनुअल किंगडम क्लास 11th में पहला जूलॉजी का चैप्टर होता है, ठीक है ना। उससे पहले तो बॉटनी कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये चैप्टर आपने 3 मतलब आपने इसको 3 पार्ट्स में पढ़ाना है, ठीक है ना। 3 पार्ट मतलब हर पार्ट 15 दिन का होता है, तो 45 डेज में उन्होंने मेरे को दिया था पढ़ाने के लिए पहला चैप्टर, ठीक है। और मतलब आप जितना डिटेल में पढ़ा सकते हैं, उतना डिटेल में पढ़ाओ, उनके पास मॉड्यूल होता है। आप समझ रहे हो, मतलब एनुअल किंगडम में कैसा चैप्टर है, इसमें एनसीईआरटी से सिर्फ 2 सवाल आते हैं, एक एग्जांपल वाला और एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला। अब मैं जब बच्चों पढ़ा रहा था तो मैं इतना खराब फील कर रहा था, मैंने कहा यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इनको, एग्जाम में तो उनके क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पर फिर भी पढ़ाने को बोला जाता है, ठीक है ना। तो टीचर्स आर कंपाइल्ड टू डू दैट, ठीक है ना, वो करना ही पड़ता है, समझ रहे हो। तो खैर, अब बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, बच्चों को चीजें समझ नहीं आ रही है, वो पूछ भी नहीं पा रहा है, उनको इसको ये लग रहा है कि यार मतलब 150 बच्चों की क्लास है, मैं पूछूं तो बार बार पूछूंगा तो मेरे को बेवकूफ कहेंगे या कुछ होगा। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, उसके बर्डन डाउट से कितने बर्डन अप करते चले जाते हैं कि वो अल्टीमेटली सोचता है कि यार इट्स बेटर टू क्विट द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इससे नुकसान क्या होता है, देखो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ, मतलब 1-1.5 लाख रुपए जो आपने जमा किया था तो खराब हो ही गया, ठीक है। मतलब ये मैं किसी कैंडिडेट को या लवन्या को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास तो हर साल ही ऐसे इतने बच्चे बोलकर आते हैं कि सर हमने भाई ज्वाइन किया था पर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको सच बताऊं, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, जो आप मेरे से पढ़ते हुए नोट्स बना रहे हो, ठीक है, सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आप ये नोट्स ना अपने आकाश वाले कोई स्टूडेंट होगा आपका, कोई आकाश में पढ़ रहा होगा या किसी और इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहा होगा, आपने एक बार उससे मैच कर लेना है वाले नोट्स, ठीक है। आप मैच करोगे तो आप पाओगे कि अरे जो उसमें इन्फॉर्मेशन रखी है ना, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी है। फिर आप उससे पूछ लेना कि भाई एक ऐसा प्लांट मुझे बता दे जिसमें जो एंडोस्पर्म होता है ना वो 2n होता है, तो आप देख लेना कि वो नहीं बता पाएगा जबकि उसके नोट्स में लिखा होगा। और अगर वो आपसे वाला सवाल पूछेगा तो आप बता दोगे, समझ रहे हो मेरी बात। आपको हो सकता है रिकॉर्ड Yes, मत sir. पकड़े, बट यू विल टेल रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस पहली बात तो मतलब 3-3 घंटे की कोई क्लास नहीं होगी, सारी क्लासेस 1 घंटे की है, ठीक है। और क्लास ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन होती है, समझ रहे हो, मतलब क्लास बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे होती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जो एक आइडियल फ्रेम माना जाता है क्लास लेने के लिए, ठीक है। और क्लासेस में आपको मैं बहुत ही रोक के धीरे धीरे चीजों को समझ देता हूँ, जिससे कि आप धीरे धीरे दिमाग में उसको बिठा पाओ। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट्स है इस तरह से प्रिपेयर करने के। और आप देखना कि आज ना आपसे मतलब आज से आप करीब 1 या 1.5 साल बाद इस वाली बात को रियलाइज करोगे कि शायद कभी अगर हमने 11th वाले पार्ट पे सर के पास ज्वाइन किया होता तो शायद हमारे नीट में 350-355 प्लस आ गए होते। अभी आपको ये लेवल समझ नहीं आएंगे, बट हमेशा ऐसा ही होता है। बच्चे मुझे आज भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं
कि सर मतलब अगर हमने वाला टॉपिक भी आपसे कर दिया होता तो हमारे जो 320 नंबर आए शायद वो 340 या 345 नंबर होते। ठीक है, अभी तो चलो आप पढ़ते रहो, अभी तो मजे लो और पढ़ो आराम से। ठीक है, चलें, इतना समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आगे आते हैं किस पे हम एंडोस्पर्म की बात सर करते मेरे को एक बात पूछनी थी। हैं। आप पूछो पूछो। सर नीट में सर तीनों सब्जेक्ट मेन माने जाते हैं, लेकिन सर लोग सर जब भी सर मैंने मोस्टली सर सुना है लोग सर बायो पे ही सर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। सर ऐसा क्यों नीट में? देखो यार बायो, देखो नीट में जो क्वेश्चन है ना वो टोटल 180 क्वेश्चन है, पता होगा आपको ये वाली बात। ठीक है ना, 180 में से आपके पास फिजिक्स के 45 है, केमिस्ट्री के 45 हैं और बायो के आपके कितने सवाल हैं? 90। 90। ठीक है ना, तो यार 90 क्वेश्चन जो बायोलॉजी है ना ये मेन है। ठीक है, देखो जब भी आपने बात करी होगी, चलो इस वाली ट्रेंड को छोड़ देते हैं जो लास्ट वाला नंबर आया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ना 600 नंबर पे 600 मार्क्स पे ना एक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, GOM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता था। ठीक है ना, कैसा भी मेडिकल कॉलेज, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कैसा भी हो वो बहुत अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, तो 600 नंबर चाहिए होते थे। तो 600 नंबर लाने का देखो तरीका क्या, एक रिवर्स कैलकुलेशन क्या होती थी हर टीचर की भी और एक हर बच्चे की भी, कि भाई ऑब्वियसली बात है कि मतलब हर सवाल 4 नंबर का है, जो टोटल नंबर होगा हमारे पास 720। ठीक है, तो मुझे 720 में से मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा बायो कितने नंबर की आ रही है, बायो आ रही है मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कि 360 के मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं बायो में से मैं 350 स्कोर कर लेता हूँ बायो में, तो 300 माइनस 350 कितने हो गए? अरे बोलो, 250 नंबर कितने हो गए? अरे बोलो 250। ठीक है ना, केमिस्ट्री कंपैरेटिवली नीट की आसान आती है और बच्चे 40 में से कोई कितने भी थका हुआ बच्चा होगा ना वो 40 से 42 क्वेश्चन कर आएगा। चलो मैं बोलता हूँ 40 क्वेश्चन कर आया। ठीक है ना, उसने 40 क्वेश्चन करे तो 40 इंटू 40 40 इंटू 4 160। ठीक है, तो आप 160 नंबर और माइनस कर दो उसमें से, तो कितने हो गए? 25 बोला गया, हाँ 90 कितने हो गए? अरे बोलो, कितने नंबर बच्चे स्कोर करने के लिए? 90 मार्क्स। कितने बचे? 90 में 90 मार्क्स। ठीक है ना, तो 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स लाने के लिए हर क्वेश्चन 4 नंबर का, तो कितने क्वेश्चन और ठीक करने हैं? अरे भाई बोलो। 23। लगभग, हाँ तो लगभग अगर कोई बच्चा फिर फिजिक्स में से, तो देखो फिजिक्स ना, देखो बायो में ऐसा होता है इसके पास PCB होती है ना, और M जिसके पास नहीं होता वो क्या करता है, वो उससे ना फिजिक्स होती नहीं है, तो वो चाहता था कि यार मैं फिजिक्स में मेहनत तो पूरी करके जाऊंगा, बट ऐसा भी हो सकता है मेरा सवाल इनको आए ना, वहां पर क्लिक ना करे, आंसर ना निकले। ठीक है ना, मुझे आता ही ना हो सवाल, तो ऐसा भी बहुत होता था। तो उसकी टेक्निक होती थी कि भाई मैं इसमें इसमें फिजिक्स में मैं 30 सवाल करता रहूंगा, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, इसमें तो कुछ गलत गलत भी होंगे, तो कहीं ना कहीं कट कुटा के मेरे पास अल्टीमेटली 23 मार्क्स मेरे, मतलब 23 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो जाएंगे, एंड आई विल गेट बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ दीस 3 मार्क्स, दीस 3 पार्ट्स, मुझे क्या होगा, मुझे मेरे 600 नंबर 600 आ जाएंगे। बन जाएंगे। ठीक है ना, तो 30 नहीं फिर भी बच्चे 35 प्लस तक तो कर ही आते थे, क्योंकि बायो में 350 मारना काफी मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो वही अगर यहाँ पे 340 रह गए, 330 रह गए, तो वो थोड़े 10-20 नंबर यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत हो गया, किस्मत खराब रही। ठीक है, यस सर। कुछ ऐसा हो जाता है। तो क्या होता था, जो मेन जो मार्क्स खींचे जा सकते हैं ना, वो कभी फिजिक्स में नहीं खींचे जा सकते, कभी केमिस्ट्री में नहीं खींचे जा सकते। ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड है। बायो में नंबर बहुत खींचे जा सकते हैं, तो बायो इसलिए मेन माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, बायो इज ऑलवेज मेन और हमेशा ही रहेगा मेन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि 360 नंबर की बायो है। ठीक है ना, मतलब कि 90 क्वेश्चन है बायो के, इसमें से 90 क्वेश्चन में से मैं आपको प्योरली बता देता हूँ, 85 क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली विदाउट एनी स्पेलिंग चेंज करे बिना भी, बिना ही मतलब ऑप्शन चेंज किए बिना भी। ठीक है ना, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये 85 क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, सीधे सीधे बोलो? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से। ठीक है ना, और एनसीईआरटी से होने का मतलब कि 85 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए, बोलो कितने नंबर? 300 मार्क्स। 300। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के जाओगे तो 300 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, बट 300 नंबर स्कोर करने से काम बनेगा नहीं। उसका कारण दो है। पहला कारण
कि अगर आप बायो में 300 नंबर स्कोर करते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। फिर आपको केमिस्ट्री में कम से कम 42 से 40 क्वेश्चन और फिजिक्स में आपको कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। और दूसरा रीजन कि अब जो पहले 600 नंबर पे कॉलेज मिल जाता था, अब वो कॉलेज 600 नंबर पे नहीं मिलता। अब कम से कम नहीं तो 620 से 630 नंबर चाहिए होते हैं, पता होगा ना आपको। मतलब आप ये लगा लो 2019 में मेरे स्टूडेंट को 638 नंबर पे, ठीक है ना, एक जीएस सेठ मेडिकल कॉलेज है, सुना है किसी ने ये, मुंबई में। मतलब ये महाराष्ट्र का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ते हो ना एमएएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, Yes, ठीक है, sir. वहाँ पे जीएस सेठ मेडिकल कॉलेज है, वो मिल गया था उसको 638 पे, ठीक है ना। हर आपको पता होगा, मतलब ये 2019 की बात कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको 2020 की, मैं रियलिटी बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। मेरी स्टूडेंट है हावड़ा पटनवाल, आप कभी मेरी आईडी खोल के देखना इंस्टा पे, ठीक है ना, पटनवाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से थी ये लड़की, मेरे साथ एक हमारा बैच चलता था, गोल्डन बैच, उसमें पढ़ती थी, ठीक है ना। शी स्कोर्ड, इस बच्चे के नंबर पता है आपको कितने आए? शी स्कोर्ड 694 मार्क्स, मतलब 720 में से नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। शी वाज अ टॉपर, अपने डिस्ट्रिक्ट की शायद टॉपर भी है, ठीक है ना। 694 मार्क्स है और इसको मिला है जीएस सेठ मेडिकल कॉलेज, समझ रहे हो? मतलब इसके कितने नंबर कम है? बस 720 में से 26 नंबर कम है इसके पास, Yes, sir. ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है, बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, बट इसको ये जीएस मेडिकल कॉलेज, जीएस सेठ मेडिकल कॉलेज मिला है, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ो यार, ठीक है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अभी पढ़ रहे होते हैं, पता नहीं लगता कि कौन कहाँ पे निकल जाए, बट आप निकल सकते हो, आप सभी में टैलेंट है। और सबसे अच्छी बात है आप 12th अपीयरिंग हो। 12th अपीयरिंग बच्चा हमेशा बेटर होता है, ठीक है ना, ड्रॉप आउट से। मैंने वाली बात फील करी है, क्योंकि वो पढ़ाई के टच में रहता है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलो यार एक काम करते हैं, अब यहाँ पे टाइम हमारे पास खराब हो गया, ठीक है ना। हाँ बेटा, बोलो। नीट के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? अनलिमिटेड है, जब तक आप 25 साल के नहीं हो तब तक तो देते रहो, ठीक है। अब तो एज और बढ़ा दी, 27 साल कर दी अब तो इस डॉक्टर बनने की। अभी आप मेरे साथ 17 साल के हो गए जब आप पहली बार नीट दोगे, है ना। जनरल वालों के लिए तो थोड़ा कम है ना? नहीं, जनरल वालों के लिए तो बता रहा हूँ मैं आपको, 25 एज है। तो कितने अटेम्प्ट होगा? 17 साल में पहला अटेम्प्ट दे रहे हो तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, गिन लो यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अटेम्प्ट है आपके पास। अरे 9 बार अटेम्प्ट क्यों देने, Yes, पहले sir. अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहो ठीक से। सर आपने दिए थे नीट? नहीं बेटा, मैंने नीट नहीं दिया था, मुझे ना डॉक्टर बनना नहीं था, मुझे एक्चुअली प्रोफेसर बनना था, मुझे पढ़ाना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर अपनी बीएससी करी, फिर मैंने अपनी एमएससी करी, देन आई क्वालिफाइड नेट, ठीक है। बट इतना करते करते ना फिर मैंने सोचा यार, मतलब अब क्यों करना, जब इतना सब चीज़ें पढ़ानी आ ही गई हैं, तो फिर क्यों किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाना, वाई यूनिवर्सिटी। Yes, sir. और इससे अच्छा मेरे पास ऑफर और भी आया था, वो ऑफर वो था मेरे पास कहाँ से, इंग्लैंड से बेसिकली, ठीक है ना, ब्रिटेन से हमारे पास था। क्योंकि मैंने एमएससी मेरी है फॉरेंसिक में, ठीक है। तो वहाँ से एक अच्छा ऑफर था, वहाँ से मुझे पीएचडी का ऑफर था कि आप यहाँ से पीएचडी कर लो, ठीक है। और पीएचडी करने के बाद यू विल गेट एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप लग सकते हैं, मतलब लग जाओगे स्कॉटलैंड यार्ड में, ठीक है ना। स्कॉटलैंड यार्ड एक वहाँ की ब्रिटेन की बेसिकली एक बहुत ही प्रीमियम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली फॉरेंसिक के केस डील करती है। तो ये था हमारे साथ से एक लड़का, मैं था, मेरे साथ लड़का था परविंदर, ठीक है ना, मेरा फ्रेंड, हम दोनों को ये ऑफर था। तो इसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, तो ही रिफ्यूज टू गो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा देना था, ठीक है ना, और रहना था, और मेरे घर पे थोड़ी सी मेरी फैमिली की दिक्कत थी, माय बोथ मदर एंड फादर हैंडीकैप, वो चल नहीं सकते हैं, तो मुझे उनके पास रहना था टू लुक आफ्टर देम, तो आई रिफ्यूज टू ऑफर, एंड फिर मैं दिल्ली में रह गया, एंड यही है बस स्टोरी, और कुछ नहीं है, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज वेरी गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, आपको कुछ बोल रहा है? No, sir. ठीक है, चलो ये वाली बात समझ आ रही है। अब हम एंडोस्पर्म नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा एक Okay, मिनट, sir. आप लोग ना छोड़ना क्लास में, मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी, ठीक है। एक मिनट क्लास में छोड़ना, बस 1 मिनट ही लगेगा, जब तक कोई लोग बात है तो पूछ लो बच्चे।
ओके ठीक है, आप लोग क्लास क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हो गया बच्चों, बाय बाय सर। बाय बच्चों।